नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी, ठीक है। और उसमें हमने लगभग कंप्लीट कर ही ली है। 12वीं की आरोह बुक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी। तो 12वीं की ही एक बुक वितान है, वो आज हम देख लेते हैं। उनमें बिल्कुल उसमें 4 ही रचनाएं हैं, और वैसे तो चारों रचनाओं के राइटर आपको पता है, क्वेश्चन आंसर में हम कर चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा उसमें देख लेते हैं कि अंदर क्या है, क्योंकि जहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो कर लेते हैं। बिल्कुल छोटी सी वीडियो रहेगी, 4 ही रचनाएं हैं। सबसे पहले है सिल्वर वेडिंग, जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी, हम पढ़ चुके हैं। आगे है जूझ, इसके लेखक हैं आनंद यादव। नेक्स्ट है अतीत में दबे पांव, इसके राइटर हैं ओम थानवी। फिर है डायरी के पन्ने, एन फ्रैंक की रचना है। तो अब देख लेते हैं इनमें क्या कुछ बता रखा है। सबसे पहले सिल्वर वेडिंग की बात करें तो यह एक लंबी कहानी है मनोहर श्याम जोशी की। अन्य रचनाओं से अलग दिखती है पर है नहीं है। यह कहानी अपने सिर्फ में जोशी के चिर परिचित भाषिक अंदाज और मुहावरों से युक्त है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। यो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर, ये 2 जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं। ये आपने याद रखने हैं कि जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर, ये 2 जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है, तो सम हाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। इस बात को याद रखना है कि यशोधर बाबू के ये भीतर के द्वंद्व बताए गए हैं, ठीक है। ये दोनों ही स्थितियां हालात को यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यशोधर बाबू इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते हैं, वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं पर सम हाउ इम्प्रॉपर यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। इसी द्वंद्व के साथ साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक सम हाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। तो यही इसमें बताया हुआ है, इसमें आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जूझ, यह मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एक बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास है। तो इसकी विधा क्या है? एक आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसका एक अंश जहाँ दिया गया है, यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवन गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्य वर्गीय ग्रामीण समाज को लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी है। यहाँ लिए गए अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद जो निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हर हम कदम बन सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है कहानी, उपन्यास है। नेक्स्ट है अतीत में दबे पांव, इतिहास हमें दिशा दे सकता है तो ऐतिहासिक नगर सभ्यता के विकास को दिशा दे सकते हैं। इसी संदर्भ में यह रचना ओम थानवी की यात्रा वृत्तांत, तो ध्यान रखना है कि ये है यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी रचना है जो यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है, तो वह है यूज अतीत में दबे पांव, ठीक है। अतीत में दबे पांव ओम थानवी की रचना है, जो अब तक के ज्ञान में भारतीय भूमि ही नहीं विश्व फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करता है जितने सुनियोजित ढंग से उसके 2 महान नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे थे। लेखक ने टीलों, स्नानागारों, मृद भांडों, कुओं, तालाबों, मकानों व मार्गों से प्राप्त पुरातत्वों में मानव संस्कृति की उस समझदार भावात्मक घटना को बड़े इत्मीनान से खोज कर हमें दिखलाया है, जिससे हम इतिहास की इस पाठ वर्णनात्मकता से ग्रस्त होने की जगह इतिहास बोध से तर होते हैं। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता एक समय प्राणधारा से तर थी। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो की नगर योजना अभिभूत करती है। वह आज के सेक्टर मार्का कॉलोनियों के नीड्स नियोजन की अपेक्षा ज़्यादा रचनात्मक थी, क्योंकि उसकी बसावट शहर के खुद विकसने का अवकाश भी छोड़कर चलती थी। पुरातत्व के निष्प्राण पड़े चिन्हों से एक जमाने में आबाद घरों, लोगों और उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों का पुख्ता
अनुमान किया जा सकता है। तो इससे क्या पता चलता है, उनकी सामाजिक जीवन का, धार्मिक जीवन का, राजनीतिक जीवन का, आर्थिक जीवन का, चारों ही प्रकार से पता चलता है। वह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपकी आपसी समझ से अनुशासित थी। उसमें भव्यता थी पर आडंबर नहीं था। उसकी खूबी उसका सौंदर्य बोध था, जो राजपोषित था या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। राजपोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। ठीक है। अतीत की ऐसी कहानियों के स्मारक चिन्हों का आधुनिक व्यवस्था के विकास अभियानों की भेंट चढ़ते जाना भी लेखक को कचोटता है। तो मतलब कि इसमें हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से वो नगर वगैरह बसे हुए थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात इसमें हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है डायरी के पन्ने। यह डच भाषा में, सबसे पहले तो एक ये पॉइंट नोट करना है कि ये डच भाषा में है। कब प्रकाशित हुई? 1947 में। उसके बाद द डायरी ऑफ ए जंगल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। ठीक है। डायरी के पन्ने नाम से यहाँ उसके कुछ अंश दिए जा रहे हैं। युद्ध के चलते इतिहास बनते हैं, बदलते हैं और बिगड़ते भी हैं। युद्ध से भौगोलिक नक्शा बदल जाता है। कई बार खास इलाकों की मनुष्य जाति और संस्कृति का नामो निशान समाप्त कर देता है। युद्ध का दंश कई पीढ़ियों को भी झेलना पड़ता है, जैसे जापान। ठीक है, इसमें बात हुई है जापान की। उसके बाद है जो मेन पॉइंट है वही करेंगे, वैसे लंबी है, आपने अगर पढ़नी हो तो पढ़ सकते हैं। 1933 के मार्च महीने में फ्रैंकफर्ट के नगर निगम चुनावों में हिटलर की नाजी पार्टी की जीत के तुरंत बाद जब वहां यहूदी विरोधी प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा, तब फ्रैंक परिवार ने अपने को असुरक्षित महसूस करते हुए धीरे धीरे अपना बसेरा नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में स्थानांतरित कर लिया। वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी, पता ही सभी को। तब तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, किंतु मई 1940 में नीदरलैंड पर जर्मनी का कब्जा होने के बाद हालात बिगड़ने लगे। यहूदियों को उत्पीड़न का दौर शुरू हो गया। उन्हें तरह तरह के भेदभावपूर्ण एवं अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा। इन परिस्थितियों के बीच फ्रैंक परिवार 1942 के जुलाई महीनों में अज्ञातवास पर चला गया, जिसकी योजना तो पहले ही बनाई जा चुकी थी, लेकिन उसका तात्कालिक कारण बना एन की बड़ी बहन मार्गोट को सेंट्रल ऑफिस फॉर ज्यूइश इमिग्रेशन से आया बुलावा। तो ये ध्यान रखना है कि एन की जो बड़ी बहन थी उसका नाम मार्गोट था और उसे यहाँ से बुलावा आया था। बस यही इसमें याद रखने। एक युवती के लिए इस बुलावे के खतरनाक मायनों को देखते हुए फ्रैंक परिवार ने तत्काल गोपनीय स्थान में या छुपने का निर्णय लिया और वे अपने बदन पर कपड़ों की कई तहें जमाए, क्योंकि साजो सामान लेकर निकलना उन्हें संदेहास्पद बना सकता। पैदल निकल गए। ठीक है। तो इसके बाद उस जगह की ओर निकल पड़े। यह जगह थी ऑटो फ्रैंक के दफ्तर के भवन में पिछवाड़े की 2 मंजिलें, जिन पर पहुंचने की सीढ़ी अलमारियों के एक कतार के पीछे छिपी थी, जहां 2 मित्र परिवारों के 4 और सदस्य उनके साथ रहने आ गए। इन 8 अज्ञातवासियों को फ्रैंक साहब के ऑफिस में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों की भरपूर मदद मिली और वे 2 साल से कुछ ज़्यादा ही वक्त काट ले गए। 4 अगस्त 1944 को किसी की दी हुई जानकारी के आधार पर गेस्टापो ने इस गोपनीय निवास पर छापा मारा। सभी लोग नाजियों के हत्थे चढ़ गए और उन्हें यहूदियों के लिए बने यातना गृह में भेज दिया गया। महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ जर्मनी की पराजय के बाद जब यातना गृहों की कैद यहूदियों को आज़ाद कराए गए, तब फ्रैंक परिवार के सदस्यों में से सिर्फ पिता जीवित रह गए थे। नाजियों की सांप्रदायिक नस्ली घृणा की आग ने जिन लाखों निर्दोष यहूदियों की आहुति ली, उनमें अपनी माँ और बहन के साथ एन भी शामिल थी। एन फ्रैंक की बहुचर्चित डायरी 2 साल के इसी अज्ञातवास के दरमियान लिखी गई थी, अपने 13वें जन्मदिन। तो ये याद रखना है कि उसका जन्मदिन था 13वां। 12 जून 1942 पर जब उसे सफ़ेद और लाल कपड़े की जल्दबाजी नोटबुक दी गई, तभी उसने तय कर लिया था कि इस नोटबुक को वह अपनी डायरी बनाएगी। डायरी उसने उपहार में ही मिली एक गुड़िया किट्टी को संबोधित करके लिखनी शुरू की। तो ये ध्यान रखना है कि ये डायरी संबोधित किसको थी? गुड़िया किट्टी को। ठीक है, क्योंकि पता नहीं होता कि प्रश्न कहाँ से उठा लिया जाए, तो इसमें से एक आधा प्रश्न आने की संभावना रहती है, तो ध्यान रखना है। गोपनीय जीवन की तब शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन महीने भर के अंदर वह नौबत आन पड़ी। एन का डायरी लिखना जारी रहा। आखिर हिस्सा उसने 1 अगस्त 1944 को लिखा, जिसके 3 दिन बाद
वह दूसरे 7 लोगों समेत नाजी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। संयोग से उसकी डायरी पुलिस के हाथ नहीं लगी और यातनागृह से जीवित निकल आने वाले ओटो फ्रैंक ने जब उसे पढ़ा तो वे अपनी छोटी सी बिटिया के लेखन की गहराई और नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में उस लेखन के महत्व के कायल हो गए। उन्होंने हर संभव कोशिश करके 1947 में इस डायरी को प्रकाशित कराया और शनय शनय वह दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों की सूची में शामिल हो गई। ठीक है, तो आगे इतना इसमें कुछ नहीं है, अगर अपने पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें आगे लेखक के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मनोहर श्याम जोशी की बात करें तो इनका जन्म सन 1935 में कुमाऊं में हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविजन धारावाहिक लेखक, लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक, दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्य किया। सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए कथा पटकथा लेखन शुरू करने के बाद से मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन प्रमुख रचनाएं कुरु कुरु स्वाहा रचनाएं ही आपने ध्यान से देख लेनी है। कुरु कुरु स्वाहा, कस्प, हरिया, हरक्यूलीज की हैरानी, हमजाद, क्याप, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सागो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टा प्रोफेसर, षष्ठी, वल्लभ पंत, नेताजी कहिए कहीं न, इस देश का यारो क्या कहना, व्यंग संग्रह, बातों बातों में, 21वीं सदी साक्षात्कार लेख संग्रह, लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी एक उड़ती नज़र, संस्मरण संग्रह, हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये याद रखना, क्योंकि जो हमने ठीक से देखी नहीं होती ऐसी ही रचनाएं पेपर में पूछ ली जाती हैं, तो ये रचनाएं अटपटी सी हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, यहाँ से पूछी जा सकती है कोई रचना। क्याप के लिए 2005 के साहित्य अकादमी पुरस्कार में से सम्मानित। तो क्याप ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, वैसे मैं प्रश्नों में पूछ चुकी हूँ, शायद जिन बच्चों ने देखी है क्लास याद हो गया होगा। क्याप काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2005 में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है। तो आगे है आनंद यादव। आनंद यादव का जन्म 1935 में हुआ, कागल कोल्हापुर में। पूरा नाम आनंद रतन यादव, पाठकों के बीच आनंद यादव के नाम से परिचित। मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर। डॉक्टर आनंद यादव बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत थे। अब तक लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। उपन्यास के अतिरिक्त कविता संग्रह, समालोचनात्मक निबंध आदि पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित नटरंग हिंदी पाठकों के बीच भी चर्चित है। यहाँ प्रस्तुत अंश जूझ उपन्यास से लिया गया है। तो ये यूज उपन्यास से लिया गया है। ये सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। तो यूज पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। ठीक है, नेक्स्ट है ओम थानवी। ये पढ़ रहे थे हम आनंद यादव। नेक्स्ट है ओम थानवी। सन 1957 में इनका जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा बीकानेर में, राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रकाशन में M.Com, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव। 1980 से 1999 तक 9 वर्ष राजस्थान पत्रिका में रहे। इतवारी पत्रिका के संपादन से साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। सजग और बौद्धिक समाज में इतवारी पत्रिका ने अपने दौर में विशिष्ट स्थान बनाया। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता और निर्देशक के रूप में स्वयं रंगमंच पर सक्रिय रहे। साहित्य, कला, सिनेमा, तो ये यहाँ इतना कुछ नहीं है। तो आगे एन फ्रैंक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एन फ्रैंक का जन्म हुआ 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में, ये याद रखना है। और मृत्यु नाजिया के यातनागृह में 1945 में। ये दोनों ही चीज़ें आपने याद रखनी हैं। कि फरवरी या मार्च महीने में एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। मूलतः डच भाषा में 1947 में प्रकाशित यह कृति अंग्रेजी में द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। तब से इसके संपादन संपादित असंपादित आलोचनात्मक विस्तृत अनेक तरह के संस्मरण आ चुके हैं। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का निर्माण हो चुका है और यह डायरी किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में रही है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाए। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 2 क्लास में हमारी पूरी की पूरी NCERT कवर हो जाएगी। तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।